नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका महाराणा प्रताप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल राजपुरोहित हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि सभ्यताएं जो थी वो अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी, जिसमें दो सभ्यताएं मैंने आपको पढ़ाई थी, एक कालीबंगा एक आहाड़। और उससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने जनरल नॉलेज के बारे में और सभ्यताओं की जो अन्य बातें थी, कितने भागों में बांटा जाता है, उसकी बात कर ली थी। और पिछले वीडियो में कालीबंगा और आहार पढ़ लिया था। तो अपना जो सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहला टॉपिक जो है अपना वो कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक होता है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, और उसमें दो सभ्यताएं अपने दे रखी हैं, कालीबंगा और आहाड़। वो अपने हो गया कंप्लीट। अब अपन को राजा महाराजा पढ़ने हैं, और राजा महाराजाओं के अंदर अपने पास में मेवाड़ के तीन राजा हैं। एक का नाम महाराणा प्रताप है, एक सांगा है, एक कुंभा है। मारवाड़ के दो तीन राजा हैं, बीकानेर का एक शासक दे रखा है, और दो चार राजा जो हैं वो अपने आमेर के दे रखे हैं। तो उन राजा महाराजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है। तो मैं राजा महाराजाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन उस बात को पढ़ने से पहले अपने को राजवंश जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें मेवाड़ पढ़ाता हूं माना कि अपन स्टार्टिंग मेवाड़ से करते हैं, तो मेवाड़ कैसे बना, क्या क्या मेवाड़ से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी बातें भी पढ़नी पड़ेगी। फिर अपन राजा महाराजा आगे वाले पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सीधा अगर आपको कुंभा या सांगा पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपन को जो है वो शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, तो शुरुआत से ही अपन पढ़ेंगे। दूसरी बात, राजवंश कोई भी एक पढ़ते हैं ना अपन, तो उस राजवंश का एक फिक्स क्षेत्र होता है। जैसे मैं मेवाड़ राजवंश में आपको पढ़ाऊंगा, तो मेवाड़ का एक फिक्स एरिया है कि भाई मेवाड़ के अंदर क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन कौन से जिले आते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि कोई भी राजवंश का एक संस्थापक होता है। संस्थापक यानी एक व्यक्ति कहीं से आया, आने के बाद में उसने उस राजवंश की वहां पर स्थापना कर दी, तो उसको अपन संस्थापक कहते हैं। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। फिर वहां कैसे राजा बने और राजा आगे से आगे कैसे बढ़ते गए, उसकी बात भी अपन करेंगे। दूसरी बात, एक बात यह है कि स्टार्टिंग वाले जो राजा, जो राजवंशों के संस्थापक होते हैं, वे शायद इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन कालांतर में बड़े राजा हो गए, और राजा हो गए तो उस राजवंश का क्या हो गया, नाम। जैसे अपन पढ़ते हैं कि मारवाड़ में राव सिंहा आया था, लेकिन सिंहा इतना ताकतवर नहीं था। कालांतर में मालदेव, राव चंद्रसेन जैसे राजा हो गए, वे ताकतवर हो गए, और वे ताकतवर हो गए तो उस राजवंश का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नाम हो गया। तो देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको आगे की बात बताता हूं। मेवाड़ की बात अपन कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के नीचे इधर वाला दक्षिण का जो ये भाग है, इसको आज की डेट में या आज से कुछ साल पहले, जब जिले नहीं हुआ करते थे, मेवाड़ राजवंश कहा जाता था। मेवाड़ राजस्थान की एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, सबसे पुरानी रियासत हुआ करती थी। तो मेवाड़ के अंदर पढ़ने से पहले अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, और उदयपुर से ही काटकर सरकार ने अभी एक नया जिला बना दिया है, सलुम्बर। ये सारे जिले मेवाड़ में आते हैं भाई। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर, इन 6 जिलों से मिलाकर जो है वो अपना क्या बनता है, मेवाड़ बनता है। पहली चीज तो आप यही ध्यान रखेंगे, ये 6 जिले जो हैं वो अच्छे से आप याद रखना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर, इनको मिलाकर मेवाड़ बनता है। सवाल आ सकता है निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ में नहीं आता है, तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम हैं। सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे, मेवाड़ के उसके बाद वाले समय में क्या कहते थे, उसके बाद वाले समय में क्या कहते थे। तो ऐसे प्राचीन नामों से भी सवाल आ सकता है। तो कौन कौन से प्राचीन नाम है मैं आपको थोड़ा बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से आप। प्राचीन नामों की अगर मैं बात करूं तो जनपद काल के अंदर मेवाड़ को शिवी कहते थे। अब आप कहोगे कि सर आपने लिख तो दिया जनपद काल के अंदर मेवाड़ को शिवी कहते थे, जनपद काल है क्या।
तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, उससे आगे की बात अपन करते हैं। मैं थोड़ा इधर साइड में आपको बता रहा हूँ जनपद काल क्या है, सुन लीजिएगा एक बार, देखिएगा। आप सारे जानते हो कि सिंधु नदी के किनारे पर सबसे पहले भारत के अंदर एक सिविलाइजेशन होती है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पास में सिविलाइजेशन हुई और ये सिविलाइजेशन एक दिन अचानक से क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो जब अचानक से एक दिन ये समाप्त हो जाती है, तो समाप्त हो जाने के बाद में यहाँ पर आर्य आकर रहने लगते हैं। और आप सारे जानते हो कि आर्यों ने 4 वेद लिखे थे, इसलिए आर्यों की इस सभ्यता को भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता कहा गया। अब आर्य जब एक स्थान पर रहते हैं ना, तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती है। और ये दुनिया का नियम है, किसी भी व्यक्ति को एक स्थान पर अगर आप रखोगे ना, तो धीरे धीरे उसकी जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी। तो जब इनकी जनसंख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद में वे इधर वाले एरिया के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। और जब वे यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जब वे एक जगह पर स्थायी हो जाते हैं, तो उनका समाज कुछ भागों में बढ़ जाता है। जैसे समाज की इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। कुल यानी परिवार। आज भी क्या है, अपन अपने परिवार को क्या कहते हैं, कुल ही तो कहते हैं। कुल है अपना, कुटुंब है, इस प्रकार से। आर्यों की बात कर रहा हूं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में यहाँ पर रहने आए थे। अपन सबको आर्यपुत्र कहा जाता है। आप सारे जानते हो, भगवान कृष्ण गीता के अंदर भी कहते हैं अर्जुन से कि हे आर्यपुत्र खड़े हो जाओ। वो अपने को आर्यपुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आर्य भारत के अंदर रहने आगे थे, और आर्य मध्य एशिया से आए थे, और अपन सब किन की संतानें हैं, आर्यों की संतानें। तो कुल होता है, कुल से बढ़कर फिर जो है इनका बनता है ग्राम। ग्राम यानी गांव। ग्राम से बढ़कर इनका बनता है विश। विश यानी तहसीलें। और तहसीलों से बढ़कर इनका बनता था जन। जन यानी जिला। और जब ये जन और ज़्यादा बड़े हो गए तो इन्हें कहा जाने लगा जनपद। क्या कहने लगे, जनपद। तो एग्जामिनर पूछता है कि जब जनपदों का दौर चल रहा था, जब जनपद काल भारत के अंदर चल रहा था, तब मेवाड़ वाले भाग को क्या कहते थे। तो वो याद रखना भाई, मैंने वहां लिखा है जनपदों के दौर के समय मेवाड़ को शिवी कहा जाता था। क्या कहते थे, शिवी। शिवी की राजधानी क्या थी, तो शिवी की राजधानी है मध्यमिका। उस समय की ये बात है, मध्यमिका। और अगर मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, तो वर्तमान के अंदर मध्यमिका को चित्तौड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चित्तौड़। तो मध्यमिका चित्तौड़गढ़ जो है वो शिवी की क्या है, राजधानी है। याद रखना, जनपद काल के अंदर इसको क्या कहते थे, शिवी कहते थे। अगली बात, इसके बाद में जनपद काल के बाद की बात है, पथरीला क्षेत्र था ये, इसलिए लोग इसको कहते थे प्रागवाट। प्रागवाट का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो प्राग प्लस वाट। पाक का मतलब होता है पत्थर, वाट का मतलब होता है क्षेत्र। तो प्राग वाट, प्राग प्लस वाट। पाक का मतलब पथरीला, वाट का मतलब क्षेत्र। तो अपने चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, पर्वत ही पर्वत है। आप सारे जानते हो मेवाड़ के अंदर पूरे के चारों तरफ पहाड़ी थे। लोगों ने पहाड़ों को काट कर अपना यहाँ पर घर बनाया है, इसलिए इसको पथरीला क्षेत्र होने के कारण प्रागवाट कहा गया। फिर यहाँ पर एक जाति रहती थी, मेव जाति या मेर जाति। तो मेव या मेर जाति रहने के कारण इसको मेदपाट कहा गया, और इसी मेदपाट का अपभ्रंश होके बाद में क्या हो गया, मेवाड़। पहले इसको मेदपाट कहते थे, फिर ये मेदपाट का अपभ्रंश हो गया, और अपभ्रंश हो जाने के बाद में ये क्या बन जाता है, मेवाड़। लोगों ने मेदपाट 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 करते 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 इसको मेवाड़ कहना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मेदपाट कहते थे, बाद में ये क्या हो जाता है, मेवाड़ हो जाता है, मेव या मेर जाति रहने के कारण। तो इस मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम है। एक नाम है शिवी। शिवी के बाद में नाम है इसका प्रागवाट। प्रागवाट के बाद में नाम था इसका मेदपाट, और मेदपाट का अपभ्रंश होकर क्या हो गया, मेव। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गए इसके प्राचीन नाम। ये हो गए इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। अब इसका संस्थापक कौन था इस राजवंश का, उसकी बात मैं आपको करने चाह रहा हूं। एक कहानी है छोटी सी, ऐसी कहा जाता है, राजस्थान से नीचे गुजरात है, और गुजरात के अंदर एक रियासत है जिसका नाम है वल्लभी। क्या नाम है, वल्लभी। एक रियासत हुआ करती थी। वल्लभी के एक राजा थे जिनका नाम था शिलादित्य। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती। ऐसा कहा जाता है कि ये वल्लभी में रहते थे, बड़ा सही तरीके से इनका शासन चल रहा था, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, अच्छे से वहां पर रह रहे थे, अच्छे से इनका जीवन यापन हो रहा था। और इनके ऊपर अरब आक्रमण हो जाते हैं। अरबों ने अटैक कर लिया इधर से, अरब कंट्रीज वालों ने।
तो जब अटैक किया था उससे पहले जो ये पुष्पावती जी जो थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट हुआ करती थी, पेट के अंदर इनके बच्चा था। आप सारे जानते हो कि राजस्थान या भारत का एक नियम रहा है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आस पड़ोस के लोग और अपने घर वाले ने उस महिला से कहते हैं कि भाई आप अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए, भक्ति भाव की बातें किया कीजिए, बुरी बातों से बचा कीजिए, बुराइयां मत किया कीजिए, ताकि आने वाले जो बच्चा है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, आप लोगों ने भी अपने घर परिवार के अंदर आसपास में सुना होगा। तो ये तो रानी थी, इन्हें भी कहा गया कि भाई आप मंदिर वंदिर जाया कीजिए और आप अब चिंता विंता करना छोड़ दीजिए, कोई भी बुरी बात वगैरह करना आप बंद कर दीजिए और मंदिरों के दर्शन कीजिए, बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो पुष्पावती जी यहाँ वल्लभी से निकलती है और अपने सिरोही वाले एरिया में कोई महादेव का मंदिर था, उधर वो आई हुई थी। वो आई हुई थी सिरोही। पीछे से इन्होंने आक्रमण कहाँ कर दिया? शिलादित्य पर, अरबों ने। और शिलादित्य इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आजकल कम्युनिकेशन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि जो सूचनाएं होती है वो इधर से उधर फैलने में समय नहीं लगता है। उस समय के अंदर, जब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 1700-1800 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के साधन हुआ नहीं करते थे, इसलिए इंसान के पास में सूचनाएं आती नहीं थी। या इनके पास में फट से सूचना आ गई कि भाई इनकी क्या हो गई है, डेथ, और डेथ हो गई है, मतलब सूचना नहीं आएगी इनकी क्या हो गई है, डेथ। अब इधर ये सिरोही में है, इधर इनकी डेथ हो गई, अब ये यहाँ से निकलती है वापस आने के लिए वल्लभी। तो बीच में जंगलों के अंदर जब ये जा रही थी तो इनको कुछ लोग मिले और उन लोगों ने कहा कि अब आपको वापस वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो पति हैं उनकी तो हो गई है मृत्यु, अरबों ने अधिकार कर लिया, वहां आपके लिए कुछ बचा नहीं। आप जानते हो कि प्राचीन भारत का ये नियम हुआ करता था कि जब भी किसी पति की मृत्यु होती थी तो उसकी पत्नी जो होती थी वो उसके पीछे सती हो जाया करती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई जब मेरे पति जिंदा नहीं रहे तो मुझे भी जीवित रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं मेरे पति के पीछे क्या होंगी? सती होंगी। लेकिन सती प्रथा का भी एक नियम होता था। सती प्रथा का नियम ये होता था कि जिस किसी महिला के बच्चा होने वाला होता था या जो कोई प्रेग्नेंट होती थी उसको सती होने नहीं दिया जाता था। तो इन्हें सती होने से रोक दिया गया कि आपको सती होने हम नहीं देंगे क्योंकि आपके पेट के अंदर क्या है? बच्चा है। तो इन्हें सती होने से यहाँ पर रोक दिया जाता है। अब वे वापस वल्लभी तो जा नहीं सकती, जंगलों के अंदर फंस गई। और आप जानते हो कि जंगलों के अंदर क्या होता है? गुफाएं होती है, जंगली जानवर होते हैं। बच्चे के जन्म देने का समय आ गया, उनकी प्रेगनेंसी का दौर आ गया। अब उसको जन्म कहाँ दिया जाए? तो उसको एक गुहा में जन्म दिया गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया था गुहादित्य, क्योंकि वो गुहा में पैदा हुआ था। गुहा का मतलब होता है गुफा, गुफा में पैदा होता था, गुहा में पैदा हुआ था, इसलिए उसको गुहादित्य कहा गया। अगर वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ होता तो बच्चे उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल आदित्य कहते हैं। और घर में पैदा हुआ होता तो क्या कहते हैं? घरादित्य कहते हैं। तो वो गुहा में पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम गुहादित्य रखा गया। और ये गुहादित्य आता है यहाँ से मेवाड़, 566 ईस्वी के अंदर आता है। और 566 ईस्वी में आकर इसने जिस राजवंश की स्थापना कर दी उसको अपन गुहादित्य उसका संस्थापक था, इसलिए गुहिल वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? गुहिल वंश। तो याद रखना मित्रों, गुहादित्य संस्थापक होने के कारण उस वंश का नाम क्या रखा गया था? गुहिल वंश। जो गुहिल वंश यहाँ पर 566 में स्थापित होता है और उसका संस्थापक कौन हुआ करता था? गुहादित्य। और मेवाड़ के अंदर इस राजवंश की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस राजवंश की स्थापना गुहादित्य के द्वारा 566 में की गई, जो शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था, जो कहां से आया था? वल्लभी, गुजरात से आया था। अगली बात, अब अपन को इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि ये जो आया तो था लेकिन ये वहीं से आया था, इसके पीछे क्या बात है? ये जानकारी अपन को कहां से प्राप्त होती है? तो उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर जिसका नाम है अभिलेख। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। अभिलेख या इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शिलालेख, दूसरा होता है स्तंभ लेख, तीसरा होता है गुहालेख। एक शिला है, एक इस प्रकार का पत्थर है,
उस पत्थर के ऊपर अगर राजा ने कुछ लिखवा दिया है तो उसको अपन क्या कहेंगे, शिलालेख। फिर राजा के दिमाग में ये बात आई कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ तो है, लेकिन ये उबड़ खाबड़ पत्थर है, अभी अभी लाकर लगाया गया है, मुझे इसको पढ़ने में इतनी आपत्ति हो रही है, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे बाद में जो यहाँ पर लोग आएंगे, बाद में कई सालों के बाद जो लोग इसको पढ़ेंगे, उनको कितनी समस्या होगी। तो राजा ने इस पत्थर को चारों तरफ से कटवा दिया और उसे फ्लैट स्तंभ बना दिया। इसके ऊपर राजा ने कुछ लिखा दिया, तो इसको क्या कहने लग गया अपन, स्तंभ लेख है। तो वो भी शिलालेख ही है, लेकिन राजा ने उसको चारों तरफ से कटवाया था, इसलिए उसको अपन ने क्या कह दिया, स्तंभ लेख कह दिया। अब कोई गुहा है, गुहा का मतलब गुफा, गुफा के अंदर राजा ने कुछ लेख लिखवा दिए, कुछ चित्र वगैरह बनवा दिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, गुहा लेख कहते हैं। इन तीनों में से किसी पर भी अगर राजा स्वयं की प्रशंसा करता है उसे अपन कहेंगे प्रशस्ति। क्या कहेंगे, प्रशस्ति। जैसे अपन कल्चर में भी आप लोग पढ़ोगे और हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। तो राजा खुद की प्रशंसा के अंदर जो शिलालेख लगवाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। तो अपने को मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, एक बात और बता देता हूं कि दुनिया में सबसे पहले अभिलेख ईरान के एक राजा ने लगवाए थे, जिसका नाम था डेरियस, और भारतीय किताबों में उसका नाम लिखा हुआ होता है दारा। और इससे ये कला भारत के एक शासक ने सीखी थी, जिसका नाम था अशोक। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये पीछे वाली बातें भी आप सारे लिखते रहेंगे, ठीक है। अब जो है ये तो बात हो गई। अब मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अपने को एक शिलालेख मिलता है। मैं मेरे पॉइंट पर आऊंगा, सुनना। शिलालेख का नाम है सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख कोटड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है, कोटड़ा उदयपुर की तहसील है, वहां से मिला था। इसकी खोज गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब ने की थी। ये शिलालेख 646 ईस्वी का है, इसके ऊपर इसकी डेट लिखी हुई है, और किसी शिलादित्य नाम के राजा ने लगवाया था, उसका नाम लिखा हुआ है। और वो कहता है कि भाई गुहादित्य का मैं 5वां वंशज हूं। इतिहास की जानकारी मित्रों आप सारे जानते हो कि शिलालेखों से, किताबों से, इन चीजों से मिलती है। तो अपने को ये पता चलता है कि अपने पास में एक शिलालेख है जिसका नाम है शामोली, जो कोटड़ा के अंदर उदयपुर से मिलता है। गौरीशंकर जी हीराचंद जी ओझा साहब ने इसकी खोज की थी। ये 646 ईस्वी का है, उसके ऊपर उसकी डेट लिखी हुई है। शिलादित्य नाम के किसी राजा ने लगवाया है, उसका उसने नाम लिखा हुआ है, और वो कहता है कि मैं गुहादित्य का 5वां वंशज हूं। मतलब वो लिख कर गया है कि हमारा जो पहला व्यक्ति यहाँ पर आया था उसका नाम था गुहादित्य, और मैं उसके 5वें नंबर का आदमी हूं। यानी गुहादित्य 566 ईस्वी में मेवाड़ आया था। इस बात की प्रॉपर जानकारी अपने पास में नहीं है। अपन इस सामोली शिलालेख के अकॉर्डिंग इस बात के बारे में पता लगा लेते हैं क्या कि वो आया था, तो तब डेट क्या रही होगी 566। वो कैसे लगाया वो मैं आपको बताता हूं। तो 5वां वंशज था, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि एक शासक जो है वो कम से कम 20 सालों तक तो रही होगा, उससे कम तो क्या रहा होगा। तो ये कब हुआ था, 646 में। तो 646 में से 20 मैंने माइनस किए तो मेरे पास आए 626, फिर 20 मैंने माइनस किए तो मेरे पास आए 606, फिर 20 माइनस किए तो मेरे पास आए 586, और फिर 20 माइनस किए तो मेरे पास में क्या आ गया भाई, 566। तो 1 2 3 4 और 5। तो 5वें नंबर पर अगर शिलादित्य हुआ है तो पहला कब हुआ होगा, 566 में। तो याद रखना, गुहादित्य 566 ईस्वी के अंदर आकर नागदा गांव के अंदर या मेवाड़ में गोइल वंश की स्थापना करता है। इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है। और ये सामोली शिलालेख यहां से मिला था, इस व्यक्ति का था, ऐसे ऐसे था। इस पर लिखा हुआ है कि 5वें नंबर का राजा तो था शिलादित्य, 4थे नंबर का था भोज, उससे पहले था 3 नंबर पे महेंद्र, और दूसरे नंबर पे था नाग, और पहले नंबर पे कौन था, गुहादित्य। इतने स्टार्टिंग के अंदर मेवाड़ में राजा हुए थे। और ये वाला जो है, जो मैं हुआ था, वो कब हुआ था, 5वें नंबर पर हुआ था। ऐसा जो है वो लिखकर कौन गया है, शिलादित्य। तो याद रखना, कोई पूछेगा आपसे कि भाई गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर इस राजवंश की स्थापना की, इस बात की जानकारी तुम्हें कहाँ से प्राप्त होती है, सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है। सामोली शिलालेख जो है वो कहाँ पर है, कोटड़ा से अपन को मिला है। गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब ने उसकी क्या की थी, खोज की थी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ऐसा मुझे लगता है। अब इससे आगे की बात अपन को करनी है। अब 5 राजा तो यहां तक हो गए, छोटे मोटे राजा हैं, उनका कोई ज्यादा एविडेंस मिलता नहीं है। इसके बाद एक ताकतवर शासक यहां पर होता है,
नाम है उसका काल भोज। उसकी उपाधि है बापा रावल। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई बापा रावल का मूल नाम क्या था, तो सीधा सीधा बता देना कि साहब बापा रावल का मूल नाम काल भोज था। ये बाद में यहां पर राजा बने। बापा रावल या काल भोज जो है एक ही व्यक्तित्व है। नागदा गांव में रहते थे और एक ऋषि की गाय चराने का काम करते थे जिनका नाम है हारित ऋषि। कौन से ऋषि? हारित ऋषि। इनकी गाय चराने का काम बापा रावल जो है वहां पर किया करता था। ठीक है, सुबह जाता था गायों को लेके, वापस शाम को आता था, फिर सुबह जाता था, फिर शाम को वहां से आ जाया करता था। तो इस प्रकार से वो गायों को चराने का वहां पर क्या करता था, काम करता था। ऐसा कहानियों के अंदर कहा जाता है कि एक बार कुछ गाय जो थी वो बीच में से गायब हो गई और वापस शाम के समय अपने बाड़े के अंदर आकर बैठ गई। फिर दूसरे दिन गायब हुई, फिर आकर बैठ गई, फिर तीसरे दिन गायब हुई, फिर शाम को अपने बाड़े में आकर बैठ गई। तो एक आध दिन अगर ऐसा हो तो अपन सोच सकते हैं कि भाई चलो ऐसा हुआ होगा, लेकिन पर डे ऐसा होने लगा तो बापा रावल को थोड़ा सा हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने ये बात हारित ऋषि जी से पूछी जो पूजा अर्चना किया करते थे, क्योंकि गाय उनकी थी, बापा रावल चराता था। अब आप ही बताइए कि अगर बापा रावल जो था वो महानतम राजा हुआ होता तो वो क्या किसी ऋषि की गाय चराता? क्या नहीं चराता। तो वो इतना महान स्टार्टिंग के अंदर ये लोग राजा नहीं थे, बाद में बने। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। तो अब वो ऋषि की गाय चराता था, आता था जाता था, आता था जाता था, गाय उसमें से बीच में से गायब हो जाने लग गई। तो उसने ऋषि जी से पूछा कि ऋषि जी ये गाय कहाँ पर जाती है? तो ऋषि जी उसको बताना चाहते थे कि भाई तू ही पता कर कहाँ जाती है, उनका पीछा कर। तो एक दिन बापा रावल ने उनका पीछा किया। तो कहानियों के अंदर, किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है कि एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर वे गाय सारी की सारी चली जाती है और उस गुफा में एक शिवलिंग था जिसकी पूजा वहां पर हारित ऋषि किया करते थे। और यहाँ पर उन गायों ने सारा जो अपना बॉडी का मिल्क था वो शिवलिंग के ऊपर दुग्धा अभिषेक कर दिया। आप सारे ही जानते हो, आप तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो कि गायों का, भैंसों का दूध निकालने के लिए कितने प्रकार की विधियां होती है। लेकिन यहाँ पर जो है उन गायों ने अपनी स्वयं की इच्छा से सब दूध उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। तो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी और बापा रावल थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। तो जब जैसे ही शाम के समय ये घर पर आते हैं वापस हारित ऋषि, तो बापा रावल उनसे पूछता है कि ऋषि जी ये क्या था, ये अचानक उन्होंने अपना गाय ने अपना दूध क्यों दिया? तो ऋषि जी ने कहा कि ये जो शिवलिंग है ये एकलिंग जी का है, मैं भी इन्हीं की पूजा करता हूँ और तुझसे मैं कहता हूँ कि तू भी इनकी क्या कर, पूजा कर। तो ऐसा कहा जाता है कि कहानियों में कि बापा रावल ने हारित ऋषि के कहने पर 12 वर्षों तक एकलिंग जी की पूजा की और 12 वर्षों के बाद एकलिंग जी भगवान महादेव जो थे वो स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बापा रावल से कहा कि तुझे क्या चाहिए मांग। आपके और मेरे जैसा आदमी होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें मांग लेता। बापा रावल ने सिर्फ एक बात कही कि प्रभु मुझे मेवाड़ का चक्रवर्ती सम्राट बनना है। भगवान की क्या जाता, भगवान ने तो ऐसा हाथ करके कह दिया तथास्तु, काम हो गया कि नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया और बापा रावल वहां से निकलता है और निकलने के बाद संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। और एक लेखक है, किताब का नाम है वीर विनोद, लेखक का नाम है कवि राजा श्यामल दास। और श्यामल दास जी ये कहते हैं कि 734 ईस्वी में बापा रावल ने मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर भी अधिकार कर लिया। 734 ईस्वी में बापा रावल ने मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो कहना ये चाहता हूं कि इस प्रकार से वो वहां पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, उस क्षेत्र को भी वो जीत लेता है, पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। इसलिए बापा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो बापा रावल को मेवाड़ का क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संस्थापक, याद रखना। तो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बापा रावल। सिंपल सी बात है, ये हुए तभी इन्होंने पूरे क्षेत्र को जीता, उस किले को जीता, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहादित्य ने तो सिर्फ उस राजवंश की स्टार्टिंग के अंदर क्या कर ली थी, स्थापना कर ली थी। अब ये सारा काम एकलिंग जी की वजह से हुआ, इसलिए मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग दीवान कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे राजा तो एकलिंग जी हैं, हम तो उनके दीवान के रूप में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने वो गाना भी सुना होगा कि वो महाराणा प्रताप कटे वो एक लिंग दीवान कटे। ठीक है, अब जब ये एकलिंग जी की कृपा से हुआ सारी की सारी बात, तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जाता है कैलाशपुरी गांव में, बापा रावल ने बनवाया था।
इसका जो परकोटा है, परकोटा मतलब चारों तरफ की बाउंड्री, वो कुंभा के पिताजी मोकल ने लगवाई थी। और यहाँ पर जो शिवलिंग की प्रतिमा है वो चतुर्मुखी है, 4 मुख वाली है, जो सांगा के पिताजी रायमल जी ने लगवाई थी। तो याद रखना, मेवाड़ के शासक यहीं से स्वयं को एकलिंग दीवान कहते हैं। कैलाशपुरी गांव में बापा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, परकोटा मोकल ने लगवाया था, चतुर्मुखी प्रतिमा रायवल ने लगवाई थी। वास्तविक संस्थापक बापा रावल को कहा जाता है। और ये श्यामल दास कहता है कि इसने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर कौन सा किला जीत लिया? चित्तौड़गढ़। और हारित ऋषि की गाय चराने का काम कौन करता था? बापा रावल। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में करते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, फिर आगे वीडियो चला सकते हैं। आपके लिए वीडियो उपलब्ध है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बापा रावल ने सोने का सिक्का चलवाया, तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था भाई? बापा रावल ने चलवाया था। याद रखना, सोने का सिक्का ये चलाता है और सोने के सिक्के के ऊपर ये शिवलिंग की आकृति अंकित करवाता है। उसका जो वजन था वो लगभग 115 ग्रेन के आसपास था। ग्रेन का मतलब होता है गेहूं, मतलब एक हाथ के अंदर 115 गेहूं रख लो आप, एक हाथ के अंदर एक सिक्का रख लो, तो उन दोनों का वजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बापा रावल जो था, इसको सीवी वैद्य नामक एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने गुहिलों का चार्ल्स मार्टल कहा है, ये भी याद रखिएगा। बापा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें तो यहां तक कहती है कि बापा पश्चिमी राजस्थान के राजाओं का एक संगठन बनाता है और भारत में अरब आक्रमण को इसने रोका था। और पाकिस्तान के एक नगर है जिसका नाम है रावलपिंडी, उसकी भी स्थापना बापा रावल ने की थी, ऐसा किताबें कहा करती हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलती है। इसकी समाधि भी नागदा गांव के पास में बनी हुई है और उस जगह का नाम भी क्या है भाई? बापा रावल ही है। तो याद रखिएगा, उस जगह का नाम बापा रावल ही है, समाधि है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ये सारी बातें कहती हैं। और सीवी वैद्य से गुहिलों का चार्ल्स मार्टल बताता है। सोने का इसने सिक्का भी चलवाया था जिस पर शिवलिंग की क्या करी थी? आकृति अंकित करी थी। लिख दीजिएगा इसको। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं, तब तक आप इसको लिख दो। अब इसके बाद आगे वाली बात, इसके बाद जो राजा बना था उसका नाम था अल्लट। 4 बातें याद रखनी है आपको, 1 2 3 4 5 रख लो, 5। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। आप कहोगे सर नौकरशाही क्या होती है? तो जो आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या पशु परिचर की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो हैं पोस्टिंग हो जाएगी आपकी पंचायतों के अंदर, आप सरकारी सेवा में चले जाओगे, तो आप राजस्थान की नौकरशाही का एक भाग हो जाओगे। सरकार के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है कि जो सिर्फ घोषणा करता है, मंत्री जी हैं मान लो, जो जितने भी इलेक्ट होके जाते हैं, मिनिस्टर होते हैं। एक भाग तो कह दिया कि भाई 400 पदों पर सुपरवाइजर की भर्ती करनी है, 5,500-6 हज़ार पदों पर पशु परिचर की भर्ती करनी है, तो वो घोषणा हो गई। अब उसको क्रियान्वित कौन करता है? तो क्रियान्वित नौकरशाही करती है। भाई पेपर कौन बनाएगा, पेपर लेगा कौन, स्कूलों के कर्मचारी हैं, उनको जांचेगा कौन, उसके बाद में पोस्टिंग कौन देगा, ये सारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो करते हैं, उसे अपन नौकरशाही कहते हैं। तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट ने किया था। साथ ही साथ में जब अल्लट मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही बनाता है, तो ये मेवाड़ की दूसरी राजधानी अहाड़ को बनाता है। किसको बनाता है?
आहड़ को। तो याद रखिएगा मेवाड़ की दूसरी राजधानी इसने किसको बनाया था? आहड़ को बनाया था। पहली कौन सी थी? नागदा। जहां बापा रावल स्वयं रहा करते थे वो पहली राजधानी थी नागदा। अल्लट ने दूसरी बनाई थी आहड़ को। तीसरी बात, अल्लट ने विवाह किया था तब वो अंतरराष्ट्रीय किया था, इंडिया में नहीं किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ आसपास में उसने विवाह किया होता तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। इसने एक हूण वंश की राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे ये शादी करता है। तो ये याद रखना भाई, ये अंतरराष्ट्रीय विवाह करता है हरिया देवी से, जो हूण वंश की राजकुमारी थी। अब आप कहोगे कि सर नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने यहाँ की महिला हो, तो प्राचीन समय में भारत की संस्कृति इन देशों में फैली हुई थी, आसपास के देशों में, तो उन लोगों के जो नाम थे वो अपने जैसे ही हुआ करते थे, इसलिए हूण वंश की राजकुमारी थी, नाम अपने जैसे ही था हरिया देवी। उसके साथ के अंदर ये क्या करता है? विवाह करता है। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है माना जाता है, ठीक है। और इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। फिर दो चीजें हैं, एक तो होता है रासो और एक होता है ख्यात। ये हालांकि मैं लिखवाता नहीं हूं कभी ऑफलाइन क्लास के अंदर, लेकिन कई बार मैं हर बार ऑफलाइन क्लास के अंदर ये बताता हूं कि रासो क्या होता है, ख्यात क्या होता है। अभी हाल ही के अंदर एक पेपर हुआ था ईओआरओ का पेपर, उसके अंदर ये सवाल पूछ ही लिया एग्जामिनर ने कि रासो क्या है। तो रासो का मतलब है कि किसी एक राजा के बारे में या किसी एक व्यक्ति के गुणगान में, उसकी वीरता के बारे में लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको अपन रासो कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो नाम सुना होगा आपने, खुमान रासो, सगत रासो, बिसल देव रासो, इस प्रकार से। एक दूसरा है ख्यात। तो ख्यात क्या है? ख्यात यानी पूरे राजवंश के बारे में लिखी गई पुस्तक, मतलब पूरे मेवाड़ का मैं वर्णन करूंगा तो मैं उसको क्या कहूंगा? ख्यात। पूरे मारवाड़ का मैं वर्णन करूंगा तो उसको क्या कहूंगा? ख्यात। तो रासो यानी एक व्यक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तक वीरता के अंदर, ये पूरे राजवंश के बारे में लिखी गई पुस्तक। तो मेवाड़ में जितनी भी ख्यातें लिखी गई है, जितनी भी ख्यातें आज दिन तक मेवाड़ के अंदर लिखी गई है, उन ख्यातों के अंदर अल्लट का नाम जो है वो आलू रावल मिलता है। हो सकता है लोगों को नाम अल्लट बोलना नहीं आता हो, तो उन्होंने अपने मन से उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया हो आलू, तो आलू रावल नाम मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? आलू रावल ने। आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया? आलू रावल ने। हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किसने किया? आलू रावल ने किया। और एक और बात कि भाई मेवाड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? आलू रावल ने करवाया था। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? अल्लट करवाता है या आलू रावल करवाता है? तो ये 4-5 बातें हैं जो अल्लट की आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इससे आगे अल्लट के बाद में जो शासक हुआ था उसका ओरिजिनल नेम तो था कर्ण सिंह। लोगों को बोलना आया नहीं, इसलिए लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया रण सिंह। कर्ण सिंह या रण सिंह के दो बच्चे हुए थे, बच्चे दो ही अच्छे। पहले का नाम था शेम सिंह, दूसरे का नाम था राहप। अब आप सारे ही जानते हो कि राजा के बाद में अगला राजा तो एक ही बेटा बनेगा, चाहे बड़ा बनो चाहे छोटा बनो। तो राहप जो था उसको ये पता था कि अपना नंबर वैसे आने वाला है नहीं, क्योंकि शेम सिंह अपने बड़े भाई है। अगले राजा जो हैं वो कौन बनेंगे? शेम सिंह बनेंगे। तो राहप मेवाड़ से अलग हो जाता है, विद्रोह विद्रोह कुछ नहीं करता, अलग होता है और एक नई जागीर बसाता है जिसका नाम है सिसोदा। सिसोदा के अंदर इसके जो वंशज थे वे सारे कहलाए थे सिसोदिया। और इसने जो ब्रांच चलाई थी वो ब्रांच थी राणा या महाराणा। मतलब इसके नाम के आगे ये लोग लिखते थे राणा या महाराणा। तो राणा या महाराणा वाले जितने भी राजा आप पढ़ते हो मेवाड़ के अंदर वे सारे किसके वंशज हैं? राहप के। जैसे महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, सांगा प्रताप, सारे के सारे इसके वंशज है। इसने कहा कि भाई मेरे वंशज जो हैं वो अपना नाम के आगे राणा लिखेंगे, और जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने महाराणा लिखना स्टार्ट कर दिया। सिसोदा गांव इसने बसाया था, अभी राजसमंद जिले में है। और सिसोदा में इसके जो वंशज थे वे क्या कहलाते थे? सिसोदिया। किसने बसाया था? राहप ने। तो शेम सिंह ने कहा कि भाई तेरे वाले अगर जब राणा महाराणा लिखेंगे तो मेरे वाले रावल लिखेंगे। तो रावल जिस जिस राजा के नाम के आगे मिलता है वो शाखा जो शेम सिंह ने चलाई थी
और ये सारे सेम सिंह के वंशज है, जैसे रावल जेत्र सिंह, पद्मावती के पति रावल रतन सिंह, रावल तेज सिंह, ये जो सारे राजा है वो किसके वंशज है भाई? शेम सिंह के। याद रखना राणा या महाराणा वाले किसके हैं? राहब के। तो अब राजा तो शेम सिंह बनता है, तो इसकी बात करेंगे, इसको कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, और जब ये वापस स्टोरी के अंदर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी के अंदर वापस कैसे आता है। ठीक है, तो ये लिख लो आप अभी फटाफट कि राहब जो था, 2 बच्चे हुए थे, राहब तो हुआ, राहब ने सिसोदा गांव बसाया, सिसोदिया वंश की स्थापना करी, और राणा या महाराणा शाखा इसने चलाई। और इधर दूसरा बच्चा लिख लो शेम सिंह, जिसने रावल शाखा जो थी वो चलाई थी। अब शेम सिंह राजा बना, रावल शाखा चलाई, इसके बाद में इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम था, अब ये नाम के आगे रावल लिखेगा, और इसका नाम था रावल सामंत सिंह। तो जो अगला राजा बनता है उसका नाम था रावल सामंत सिंह। सामंत सिंह के ऊपर पाली के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नाडोल, और नाडोल के अंदर एक चौहान शासक था जिसका नाम था कीर्तिपाल। इस कीर्तिपाल ने 1172 में अटैक कर दिया रावल सामंत सिंह पर। रावल सामंत सिंह जो था वो इससे हार जाता है, और हारने के बाद में जो है ये यहाँ से वागड़ चला गया था, और इसने वागड़ में कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की। तो याद रखना वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? रावल सामंत सिंह था, जो यहाँ से हारने के बाद वहां चला जाता है। कीर्तिपाल ने इसको हराया था 1172 में, और कीर्तिपाल जो था वो मेवाड़ के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, और ये चला गया था कहाँ? वागड़। और वागड़ में कौन से वंश की स्थापना? गुहिल वंश की। रावल सामंत सिंह को हराता है और ये वहां चला जाता है। मनोज नैन्सी अपनी किताब में लिखता है कि गुहिलों की पूरे भारत में टोटल 26 शाखाएं, कहीं पर अटका देना कॉपी में, कि नैन्सी के अनुसार गुहिलों की पूरे भारत में 26 ब्रांचेस थी। तो एक अपन मेवाड़ पढ़ रहे, अब आप सामने ही देख रहे हो कि मेवाड़ से एक कहाँ चली गई है? वागड़ चली गई है। थोड़ी देर के बाद या अगले वाले वीडियो में आपको पता चलेगा कि अपने यहाँ से एक शाखा नेपाल चली जाती है, और नेपाल में भी वो कौन से वंश की स्थापना करती है? गुहिल वंश की। तो अब 1172 में मेवाड़ पर कीर्तिपाल ने अधिकार कर लिया। कीर्तिपाल को 1178 के अंदर पुनः सामंत सिंह का छोटा भाई हराता है जिसका नाम था कुमार सिंह। तो कुमार सिंह नामक शासक ने इसको 1178 के अंदर हराया था कीर्तिपाल को, और ये फिर से यहां पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो याद रखिएगा रावल कुमार सिंह अधिकार करता है, सामंत सिंह कहां चला गया था? वागड़ चला गया था। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। लिखो इसको फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। देश मेरे, देश मेरे, चलिए इसके बाद में राजा बना था रावल जेत्र सिंह। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, लिख रहा हूं, रावल जेत्र सिंह पर 1227 में दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। और 1227 में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला गांव का युद्ध। यहां भूतों को ताले में रखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है भूताला। ऐसा कुछ नहीं है। भूताला गांव का युद्ध होता है इनके बीच में। इसवाल के पास अपने उदयपुर में गांव पड़ता है जहां जेत्र सिंह की भिड़ंत इल्तुतमिश से हुई थी, जो दिल्ली का राजा था, मुस्लिम शासक था। 1227 के अंदर हुई थी, और इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश ने, जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। याद रखना हारा कौन था? इल्तुतमिश। जीता कौन था? जेत्र सिंह। लेकिन इसकी सेना ने जाते जाते 2 इमारतों को नष्ट कर दिया था। एक तो है नागदा गांव उदयपुर के अंदर सहस्त्र बाहु का मंदिर। लोगों को नाम बोलना आया नहीं, इसलिए लोगों ने इसको अपभ्रंश करके कर दिया सास बहू का मंदिर। और एक अपनी राजधानी को ही नष्ट कर दिया, और राजधानी का नाम क्या था? नागदा। तो सहस्त्र बहु यानी सास बहू का मंदिर, इसको नष्ट कर दिया।
एक राजधानी नागदा को इन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो जब इन दोनों को इन्होंने नष्ट कर दिया तो अपन मंदिर के बिना तो काम चला सकते हैं, पर राजधानी के बिना काम नहीं चला सकते। इसलिए रावल जेत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया था। किसको बनाया था भाई? चित्तौड़गढ़ को बनाया था। याद रखना भाई, रावल जेत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बनाया था, याद रखना। इससे पहले राजधानी नागदा और आहाड़ हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ को बनाने वाला शासक कौन था? रावल जेत्र सिंह था, क्योंकि इसकी राजधानी को नष्ट कर दिया था किसने? इल्तुतमिश ने। और कौन से मंदिर को तोड़ दिया था? सहस्त्र बाहु के या सास बहू के मंदिर को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद अगला शासक बनता है, नोट डाउन करते रहना मित्रों साथ साथ में। मैं अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आपको लिखवाता, यहाँ लिखवाने का सेट होगा नहीं, इसलिए आपको खुद को वीडियो पॉज करके कैसे भी स्क्रीनशॉट लेके आपको लिखना है। अगला है रावल तेज सिंह। छोटे छोटे राजा हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फिर बड़े राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। रावल तेज सिंह नाम का राजा हुआ। इसके समय एक किताब लिखी गई, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक ही किताब है, पूरा नाम है ये, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके समय लिखी गई थी? रावल तेज सिंह के समय ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, तो अब ये किताब इसमें लिखी जाती है। अब आप कहोगे सर किताबें तो बहुत सारी लिखी जाती है, अपन इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेवाड़ में लिखा गया पहला चित्रित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? चित्रित। एक तो किताब होती है जिसके अंदर सब लिखा ही लिखा होता है, एक किताब होती है जिसके अंदर लिखा हुआ भी है और साथ में एक फोटो भी दे रखा है, तो उसको अपन चित्रित ग्रंथ कहते हैं। तो ये मेवाड़ में लिखा गया पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो रावल तेज सिंह के समय लिखा गया था। याद रखना, इसके जो लेखक थे वो थे कमल चंद्र। क्या नाम था भाई? कमल चंद्र। ये बात आप याद रखना, कमल चंद्र नामक लेखक ने इसको लिखा था, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को। मेवाड़ के अंदर लिखा गया एक कैसा ग्रंथ है? चित्रित ग्रंथ है। इसके बाद शासक बनते हैं जिनका नाम था रावल समर सिंह। समर सिंह के दो बच्चे हुए थे, एक का नाम तो था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण को यह पता था कि अगला राजा रतन सिंह ही बनेगा, अपन तो बनेंगे नहीं, तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया और इसने नेपाल में कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की। तो नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन? कुंभकर्ण। राजा इसका बड़ा बेटा बनता है जिसका क्या नाम था? रतन सिंह। तो अगला शासक मित्रों अपन को पढ़ना है रतन सिंह, जो अपना बड़ा शासक है, जिसके बारे में आप सबने कहानियां सुन रखी होगी कि इसकी पत्नी पद्मावती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था। वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लिख दीजिएगा इसको।